वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास MCQ। ये हमारा पार्ट 4 है। स्टार्ट करते हैं। MCQ 76 स्टेटमेंट दिया, देखो आपको करेक्ट फाइंड करना है। Between 200 and 400 C, large didactic section resembling the Manusmriti were added to महाभारता। तो हम लोग इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में महाभारता में बहुत कुछ न्यू टेक्स्ट ऐड किया जाएगा। किस टाइप का टेक्स्ट होगा? वो डाइडेक्टिक सेक्शन टाइप के टेक्स्ट होंगे, और जो कि काफी हद तक मैच करेंगे, काफी हद तक सिमिलर होंगे मनुस्मृति से। यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, probably initially 10,000 verses were present in Mahabharata. After addition to it increased to 1 lakh verses. देखो, जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो महाभारत जब कंपोज किया गया होगा, ये प्रोबेबली बता रहा है, आइडिया लगा रहा है कि उस टाइम में 1 लाख वर्सेस नहीं रहे होंगे, उस टाइम में 10,000 वर्सेस ही रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे न्यू न्यू टेक्स्ट उसमें लगातार ऐड किया गया फाइनली, जिसके कारण हम लोग आज के डेट में देखते हैं कि 1 लाख वर्सेस है। यस, ये भी ट्रू है। और तीसरा स्टेटमेंट, दिस इनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द सेज नेम्ड व्यासा। तो ये जो कंपोजिशन है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। हमें हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये जो कंपोजिशन है ये किन्होंने किया है? ये व्यासा, जो व्यास जो थे, ये एक मुनि थे, ऋषि थे, ठीक है, एक सेंट थे, तो इन्होंने किया है। यस, ये भी ट्रू है। हमारा आंसर तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट आप देखो, महाभारत कंटेन विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ। तो महाभारत जब आप रीड करोगे तो वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें आपको बैटल्स का तो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन मिलेगा ही, है ना। एक तरफ कौरव थे, दूसरे तरफ जो पांडव थे, उनके बीच का बैटल का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके साथ ही जो भी उस टाइम के फॉरेस्ट थे, जो भी जहां पे भी लोग रहते थे, जो भी सेटलमेंट्स वगैरह जो भी थी, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट देखो, MCQ 78. In 1951-52, the archaeologist Dash excavated at a village named हस्तिनापुर in मेरठ। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हस्तिनापुर नाम की जो विलेज जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, तो इसे किस पर्सन ने एक्सकवेट किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी लाल। बी लाल ने इसको एक्सकवेट किया था। नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रिलिनी? तो ये जो वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग डेसेंट फ्रॉम फादर टू सन। जैसे मान लो कोई पर्सन ग्रैंडसन है, कोई पर्सन है, मान लो वो दादाजी है ना, वो ग्रैंडफादर है, फिर उसके बाद में उसका बच्चा फादर, फिर उसका सन, फिर उसका सन, उसका सन। तो एक तरह से आप फैमिली ट्री को ट्रेस कर रहे हो, एंड आप जो देख रहे हो कौन सा फादर साइड को आप देख रहे हो ना, ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, ऐसे करके आप देख रहे हो। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पैट्रिलियनी। नाउ सिमिलरली अगर मदर साइड से अगर आप करोगे तो ऐसा मान लो ग्रेट ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड मदर, फिर मदर, फिर मदर का जो डॉटर है वो, अगर इस तरीके से अगर आप करोगे तो उस केस में हम लोग जो है, नेक्स्ट हमारा MCQ वही है, MCQ 80। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है मैट्रिलिनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट MCQ आप देखो, फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। सका रूलर नेवर मेड कॉइन ऑफ सिल्वर। तो इस एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा है कि सका जो रूलर जो है, उन लोगों ने कभी भी सिल्वर के कॉइन नहीं बनाए। नहीं, ये रॉन्ग है, बिल्कुल सिल्वर के कॉइन उन लोगों ने बनाए। कॉइन बाई सका रूलर्स डिड नॉट कैरी एनी इमेज ऑफ द किंग। और जो भी इनके कॉइन होते थे, इस कॉइन में किंग का इमेज नहीं होता था। नहीं, ये भी रॉन्ग है, किंग का इमेज भी होता था। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा? आपको करेक्ट फाइंड करना था। करेक्ट कोई है क्या? कोई करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट एमसीक्यू। नाउ, संस्कृत टेक्स्ट यूज्ड द टर्म वानिक टू डेजिग्नेट। तो संस्कृत जो टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, वो टर्म क्या है? वानिक। वानिक नाम का टर्म है। तो ये टर्म का मतलब क्या होता है? तो इस टर्म का मतलब क्या होता है? स्लेव, लेबर, मर्चेंट, कॉइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मर्चेंट। एमसीक्यू 83, फाइंड इनकरेक्ट। गांधार आर्ट बिलोंग टू 3rd सेंचुरी सीई। देखो, गांधार आर्ट के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भगवान जो बुद्ध थे ना, उनकी बहुत सारी स्टेच्यूज जो है, जो आज के डेट में हमें मिलती है। तो ये स्टेच्यू बनाने का काम दो प्लेस पे बहुत फेमस तरीके से किया जाता था। एक तो था गांधार, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, ठीक है, और दूसरा जो है वो प्लेस है मथुरा।
तो गांधार एंड मथुरा जो है वो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति जो है, जो स्टैच्यूज है उस चीज को बनाने के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि गांधार आर्ट बिलोंग टू 3rd सेंचुरी सी। हाँ सही बात है। एंड इन गांधार आर्ट नो स्टोन स्टैच्यू वाज मेड। मैंने अभी आपको बताया कि गांधार आर्ट बहुत फेमस है, स्टोन स्टैच्यू बनाया जाता था गौतम बुद्ध का, बहुत फेमस। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी ना, यहाँ तो नो बोल रहे हैं। तो करेक्ट आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज बोधिसत्ता? तो बोधिसत्ता जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब क्या है? बुद्धा इन प्रीवियस बर्थ। ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्धा इन प्रीवियस बर्थ। नाउ अभी हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? मातंग जातका इज पाली टेक्स्ट। तो जो मातंग जातका जो है ये पाली लैंग्वेज का टेक्स्ट है, ये सही है। देखो जातका क्या होता है? तो जातका स्टोरी होती है। जो जातका वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है? जातका स्टोरी होती है गौतम बुद्ध की प्रीवियस बर्थ की। तो गौतम बुद्ध के जो भी प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज होती है, तो वो वहां कहाँ मिलेगी? आपको जातका में मिलेगी। तो बहुत सारे जातका है, इसमें से मातंग जातका। तो जो मातंग जात का जो है, इसमें आप देखोगे तो गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज वगैरह मिलेगी। और ये पर्टिकुलर मातंग जात का जो है, ये है पाली लैंग्वेज में। देखो पाली लैंग्वेज को भी आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज गौतम बुद्ध जब के टाइम में जब वो लोगों से बातें करते थे, लोगों को अपनी टीचिंग्स बताते थे, तो वो कॉमन पीपल का जो लैंग्वेज था वो पाली था। तो वो लोगों को कॉमन पीपल के लैंग्वेज में ही बात करते थे, इसलिए लोग जो है उनकी बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते थे। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। इट कंटेन स्टोरी ऑफ बोधिसत्ता। तो मातंग जातका में आप देखोगे कि वहां पे स्टोरी है, एक बोधिसत्ता जो है उसकी स्टोरी गिवन है वहां पे। तो यस, ये भी ट्रू है। हाँ, बोधिसत्ता की भी स्टोरी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों ही करेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट बताना है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर मैन टू अर्न वेल्थ? तो मनुस्मृति के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो कोई एक मैन कितने तरीके से वेल्थ अर्न कर सकता है, कितने तरीके से वो धन कमा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 तरीके हैं ऐसे। नाउ अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति हाउ मेनी वे आर देयर फॉर वुमेन टू अर्न वेल्थ? एंड वुमेन कितनी तरीके से जो है वो मनी जो है अर्न कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, नंबर हो जाएगा बी, 6 तरीके हैं। देखो जो भी एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ ना, आपके सीयूईटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। और सीयूईटी में आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है ना। बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यू 88, डायलॉग बिटवीन अवंतीपुत्र एंड कंचना इज प्रेजेंट इन। तो जो डायलॉग है, जो बातचीत है किसके बीच में? अवंतीपुत्र और कंचना के बीच में, ये कहाँ प्रेजेंट है, कौन से बुक में प्रेजेंट है? तो यहाँ पे आपको जो है ये बताना है। चलो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। मैं इवन 2 ऑप्शन काट देता हूँ, ऋग्वेद नहीं है, छंदोग्या उपनिषद नहीं है, ए एंड बी में से कोई एक है। कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर आपको आंसर नहीं पता चलता है तो भी आप बताना, मैं करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हो, पुराना रुरु इज। तो पुराना रुरु जो है ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजीज ऑफ पोयम। एंथोलॉजीज ऑफ पोयम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, पुराना रुरु इज एंथोलॉजीज ऑफ पोएम ऑफ डैश लिटरेचर। तो जो पुराना रुरु जो है ये एंथोलॉजी ऑफ पोएम है। सो कौन से लिटरेचर का? कौन से लिटरेचर का? संस्कृत का, प्राकृत का, बुद्धिज्म का? तो कौन सा? तो इसका आंसर है तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट है ये। याद रखना है आपको, तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट है ये पुराना रुरु, जो कि एंथोलॉजीज ऑफ पोएम है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन हु डिक्टेटेड द टेक्स्ट टू द डेटी फॉर राइटिंग महाभारता? तो देखो महाभारता के टाइम में ये कहा जाता है कि जो व्यास जो थे ना, व्यास ने महाभारत की पूरी स्टोरी बताया, और जो भगवान गणेश जो है उन्होंने इनको लिखा है, ठीक है। तो पूरा स्टोरी बताया है, डिक्टेट किया है व्यास ने, और लिखने का काम किया है लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश जो है उन्होंने किया है। तो यहाँ पे तो पूछ रहा है कि कौन डिक्टेट किया, तो व्यासा ने डिक्टेट किया था। नाउ हस्तिनापुर वाज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपके बुक में एक मैप दिया गया है, उस मैप में अगर आप देखोगे तो हस्तिनापुर जो है आपको गंगा नदी के किनारे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो गंगा आंसर हो जाएगा। एक और दूसरा प्लेस है, इसका लोकेशन भी याद रखना, इंद्रप्रस्थ। एक और दूसरा प्लेस है, उसका नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ जो है वो कौन सा नदी के किनारे है? तो वो यमुना के किनारे में है, ठीक है। ये दोनों प्लेसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये महाभारता से एंड वो कौरव पांडव इन सब से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है। यमुना से कौन सा है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ।
ठीक है, और गंगा के किनारे जो है हस्तिनापुर है। नेक्स्ट, हु रोट अष्टधाई? तो अष्टधाई जो है ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है। तो इस बुक को किसने लिखा? ये जो अष्टधाई बुक जो है इनको किन्होंने लिखा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। पाणिनि ने लिखा, ठीक है। एंड ये अष्टधाई क्या है? तो एक ये संस्कृत ग्रामर की बुक है। ये क्या है? एक संस्कृत संस्कृत ग्रामर की बुक है, ठीक है, याद रखना है, संस्कृत ग्रामर की बुक है। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखो इनकरेक्ट बताना है। अष्टधाई ऑफ पाणिनि इज अ वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। यस, अभी मैंने देखा कि ये ट्रू है, अभी हमने बात किया इस बारे में, ये ट्रू है। दूसरा, इट वाज कंपोज्ड अबाउट 500 बीसी। तो 500 बीसी के आसपास में इसको कंपोज किया गया था। यस, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग द त्रिपिटक वेर रिटन इन विच लैंग्वेज? तो जो स्टार्टिंग में जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ और बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे जो बुक्स लिखे गए उसमें से त्रिपिटक भी आता है, ठीक है, तो ये सब बुक्स कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। मैंने आपको बताया ना कि जब बुद्धिज्म जब स्प्रेड हो रहा था उस समय कॉमन लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता था। वाई? बिकॉज ताकि कॉमन पीपल जो है इन सब आइडियाज को समझ सके, इसको फॉलो कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, चरक संहिता इस बुक कौन? तो एक बुक है, चरक संहिता बुक है। तो ये बुक कौन से टॉपिक पे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेडिसिन। मेडिसिन के ऊपर में है, ठीक है। जो चरक थे ना, ये चरक जो पीपल थे ना, ये एक आप बोल सकते हो लाइक डॉक्टर लाइक पर्सन थे। एक क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? एक लाइक डॉक्टर लाइक पर्सन थे जिनको लाइक मेडिसिन का और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो है काफी कुछ इनको इंफॉर्मेशन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको करेक्ट बताना है। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर वर्क ऑन मेडिसिन। यस, चरक संहिता हमने अभी देखा कि मेडिसिन के ऊपर में एक वर्क है, सुश्रुत संहिता भी मेडिसिन के ऊपर वर्क है। देखो, सुश्रुत संहिता एक बुक है, सुश्रुत संहिता एक बुक है जिसको सुश्रुत ने लिखा है। वैसे ही चरक संहिता एक बुक है जिसको चरक ने लिखा है, और ये दोनों ही टॉपिक डील करते हैं मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक पे, ठीक है। तो यस, ट्रू है। चरक संहिता वाज इज रिटेन इन, तो ये जो चरक संहिता जो है इसको होगा वाज रिटेन इन संस्कृत। यस, सही बात है, चरक संहिता को जब लिखा गया था तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। सुश्रुत संहिता वाज रिटेन इन पाली, नहीं, इसको भी संस्कृत में लिखा गया था, इसे भी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था। तो ये तो गलत हो गई ना, पाली लिखा हुआ है। तो करेक्ट कौन सा होगा? 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, कंपाइलेशन ऑफ पुराण इन संस्कृत वाज डन, ठीक है, इन संस्कृत वाज डन। तो जो भी कंपाइलेशन, अच्छा ये रामायण वर्ड यहाँ गलती से आ गया है, ठीक है। तो जो पुराण का कंपाइलेशन जो है, तो पुराण को कंपोज करने का जो काम है ये संस्कृत लैंग्वेज में ये कब किया गया? तो यहाँ पे जो डेट दिया गया है, करेक्ट आंसर है 200 सीई ऑनवर्ड्स। सो 200 सीई, 200 सीई के बाद जो है ये सब स्टार्ट हुआ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे पता नहीं लाइक फील होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक ये सीई एंड बीसी में कंफ्यूजन होता है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना, एक छोटा सा वीडियो ला करके मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट एंड क्वारी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़ के डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू 99 पे आ गए हम लोग। करेक्ट फाइंड करना है। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ। तो जैसे हमने देखा कि पहले के टाइम में जो वर्ना, जो 4 वर्ण थे ना टोटल, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ये वर्ण होता था लोगों का, ये बर्थ के बेसिस पे होता था। अगर कोई पर्सन वो ब्राह्मण वर्ण में अगर जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है। सो जाति में भी ऐसे ही सिस्टम होता था, अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर जाति में बॉर्न होता है तो उसकी जाति वही रहती है, ठीक है, चाहे काम वो कुछ भी करे। तो यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, देयर वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जातिस। और जाति कितनी हो, जैसे वन में तो आप देख रहे हो 4 वन थे ना, वैसे जाति में भी कुछ ऐसा नंबर है कि 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए? नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो ये तो गलत हो गई। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू 100 पे आ गए। निषाद वाज टर्म यूज्ड फॉर, तो जो निषाद टर्म वर्ड है, इस वर्ड को यूज किया जाता था किनके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो इनके लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए ये यूज किया जाता था। 101 एमसीक्यू, स्वर्णकारा वाज टर्म यूज्ड फॉर। तो ये जो टर्म है स्वर्णकारा, देखो स्वर्ण जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। अकारा मतलब कि वर्कर, जो काम करने वाला। तो ऐसा वर्कर जो गोल्ड से रिलेटेड वर्क करता है, तो हम लोग किसको बोलते हैं जो गोल्ड से रिलेटेड वर्क करता है? गोल्ड स्मिथ ना,
गोल्ड स्मिथ, हिंदी में सोनार बोलते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। द पीपल हु डज नॉट फिट इन एनी वर्ण सिस्टम फॉर दोज मेनी जातिज वेर इंट्रोड्यूस्ड। देखो जाति का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग में तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो कोई पर्सन पूजा, अगर मान लो रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व है तो ब्राह्मण में आ गया, अगर वो वॉरियर है तो क्षत्रिय में आ गया, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो वैश्य में आ गया, और कुछ लो लेवल के वर्क कर रहा है तो शूद्र कैटेगरी में आ गए, है ना। तो ऐसा माना, ऐसा उस समय के लोग जो है इस तरीके का सिस्टम उन लोगों ने बना के रखा था, ठीक है। नाउ अब अगर कोई पर्सन मान लो फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन अब मान लो फॉरेस्ट में रहता है तो अब इसको कौन सा कैटेगरी में डाले, इन चारों में से किसी कैटेगरी में हम लोग इसको नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर इसका क्या करें, तो इसके लिए एक नया से एक कैटेगरी बना दे, वन सिस्टम में नहीं, तो इसके लिए एक नया से क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, जाति इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट नहीं होते थे, उनके लिए नए नए जाति इंट्रोड्यूस कर दिए जाते थे। तो वही बता रहा है कि द पीपल हु डज नॉट फिट, कोई भी वन सिस्टम में फिट नहीं होते थे प्रॉपरली, तो उनके लिए जाति को इंट्रोड्यूस किया गया था। यस, ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वेर समटाइम ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। तो बहुत सारे लोग, मान लो जो कि एक जाति, मान लो कोई जाति ए नाम का जाति है, ठीक है, और इसमें मान लो 1000 लोग बिलोंग करते हैं, ए 1000 पीपल बिलोंग करते हैं ए नाम की जाति से, या और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग कभी कभी क्या करते थे, ये लोग अपना एक ग्रुपिंग बना लेते थे, श्रेणी या गिल्ड्स वगैरह जो है ये लोग बना लेते थे, जो लोग कॉमन वर्क करते थे, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। आप देखोगे आपके एरिया में मान लो जो वर्कर शॉप देखोगे, अलग अलग तरह की दुकानें देखोगे, तो देखोगे ना कि वर्कर उन लोग अपना एसोसिएशन बना लेते हैं, व्यापार मंडल या एक बिजनेस रिलेटेड एक ग्रुप बना लेते हैं। वैसे ही जो लोग कॉमन वर्क करते थे उस टाइम, वो लोग अपना एक कॉमन ग्रुप बना लेते थे जिसको श्रेणी या गिल्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 102 यहाँ पे एंड होता है। हमने क्या करा, तो हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 से बहुत सारे एमसीक्यूज देखे जो कि सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही ऑफ कोर्स आपके क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो नेक्स्ट मैं अब पार्ट 4 जो चैप्टर 4 जो है आपकी हिस्ट्री की, उसका एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा। और अगर आपको डाउट या क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। थैंक यू।